जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते, राम राम, आदाबर, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय महाकाल, राधे राधे। अभिवादन का जो भी शब्द आपको प्यारा लगे उस शब्द से आपका अभिवादन है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज हम लेकर आए हैं हमारा जो सेशन चल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच का, और उसका पार्ट है ये 4 नंबर, जिसको हम कहते हैं वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। ये जो क्रिया है ये कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे सेंटेंस में, वाक्यों में काम करती है। चलिए, बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी कवर करेंगे कि क्रिया के रूप कितने होते हैं, कुछ आपको संक्षिप्त में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने 2 वर्ब की 2 डेफिनेशन इंग्लिश में लिख रखी हैं, मतलब 2 परिभाषाएं इंग्लिश में हमने लिख रखी हैं। जैसे पढ़ते हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। कह रहा है यहाँ पर, इसका कहने का मतलब ये है, ए वर्ब इज ए वर्ड, एक क्रिया जो है वो क्या है, एक शब्द है। एक क्रिया जो है वो एक शब्द है, विच जो डिनोट्स दिखाता है, डिनोट्स का मतलब होता है दिखाता है, हमें अवगत कराता है। किसके द्वारा? एन एक्शन, किसी एक्शन का। एक्शन मतलब जो एक्ट होता है, काम करना होता है। और स्टेट, स्टेट का मतलब है अवस्था। जैसे स्टेट को या पोजीशन कह लो, जैसे स्टैंड खड़ा होना, सिट बैठ जाना, ले लेटा हुआ, या और भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अवस्थाओं पर डिपेंड करती हैं। जैसे पिघलना, ये भी एक अवस्था है, पिघलना, मेल्ट। और उबलना, ये भी एक अवस्था है जिसको कहते हैं बॉयल। ठीक है, तो आगे और अथवा पजेशन, पजेशन का मतलब होता है अधिकार, स्वामित्व, अधिकार दिखाने का काम करती है। तो इसको हम एक जो वर्ब होता है वो क्या होता है, वो हमें ये दिखाता है, क्या दिखाता है कि काम हो रहा है या काम कैसे हो रहा है। स्टेट अवस्था दिखाता है और पोजीशन दिखाता है। दूसरी डिफिनेशन में देखो, ए वर्ब इज ए वर्ड, एक वर्ब जो होता है वो एक शब्द है। क्या शब्द, कैसा शब्द है? विच जो सेज कहता है, सेज का मतलब है कहता है, समथिंग कुछ, एबाउट, सेज समथिंग एबाउट, किसके बारे में? एबाउट द सब्जेक्ट, किसके बारे में? कर्ता के बारे में। जो क्रिया है वो एक शब्द है जो क्या करता है, वो हमें ये दिखाता है, कुछ बता के बताएगा कि जो करता है वो क्या कर रहा है, जो करने वाला व्यक्ति है वो क्या कर रहा है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई मशीन हो, चाहे कोई नाउन हो, चाहे कोई प्रोनाउन हो। कहने का मतलब है कि जो वर्ब है वो क्या है, वर्ब हमें कुछ बताती है। क्या बताती है? किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। वर्ब जो होती है वो हमें कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देखो जरा, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के होने, हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी कार्य के होने, अधिकार मतलब पोजीशन, अधिकार या अवस्था मतलब स्टेट का बोध होता है। ये हमें बताती है कि अधिकार के बारे में बताएगी, अवस्था के बारे में बताएगी, साथ ही साथ
कार्य के होने के बारे में बताएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वर्ब, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्रिया होती कितने प्रकार की है, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी मेन वर्ब और दूसरा होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं और फुल वर्ब भी कहते हैं। तो मेन वर्ब को पढ़ेंगे और उसके बाद में दूसरा हमारा है। तो पहला जो है क्रिया के प्रकार यहां पर लिख लेते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब। हिंदी में लिख लेते हैं क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। अब क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, ये होते हैं दो। तो पहला नंबर लिखते हैं, ए नंबर डाल देते हैं इसको। ए नंबर में है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब कहो या प्रिंसिपल वर्ब कहो, तो इसको हम लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब कहो, प्रिंसिपल वर्ब कहो, और इसी को हम फुल वर्ब भी कहते हैं। फुल वर्ब मतलब एक तरीके से पूर्ण क्रिया, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। ऑर्डिनरी 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 वर्ब। तो ये सब क्या है, ये सब एक ही चीज के नाम हैं। मेन वर्ब कहो, चाहे प्रिंसिपल वर्ब कहो, चाहे फुल वर्ब कहो, चाहे ऑर्डिनरी वर्ब कहो, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये हमें ये बताती है कि जो काम हो रहा है और जो वाक्य जब हम बनाते हैं, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, तो इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है कि ये मुख्य काम करती हैं हमारे सेंटेंस में, हमारे वाक्य में ये मुख्य काम करती हैं। अगर मेन वर्ब नहीं होगी तो वाक्य अधूरा ही रह जाएगा अगर उसमें करता है। वैसे मेन वर्ब होती ही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मेन वर्ब होती क्या है, ये हमें ये बताती है कि काम ये मुख्य भूमिका निभाती है वाक्य में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं। जो मेन वर्ब है इसका काम क्या है, ये होती है वाक्य में मुख्य काम, वाक्य में मुख्य काम करती है, इसीलिए तो इसको मुख्य क्रिया कहा गया है। मुख्य काम करती है, वाक्य में मुख्य काम करती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक, जैसे रोहित goes to his home। लिखा है रोहित गोज टू हिज होम, रोहित अपने घर जाता है। तो ये जो गोज लिखा हुआ है यही हमारी क्या है, यही हमारी मेन वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है राजेश राइट्स ए लेटर। राजेश एक पत्र लिखता है। तो ये जो लिखना है ये क्या है, मेन वर्ब है। लिखना क्या है, मेन वर्ब है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। सी इज सिंगिंग ए
सॉन्ग। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है या वह एक गाना गाती है। वह गाना गाती है या वह एक गाना गाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हमारे मेन वर्ब हो गई। अच्छा, अब देखते हैं मेन वर्ब के कुछ रूप हैं, उनको देखो। तो मेन वर्ब के कुछ रूप हैं वो आपको दिखा देते हैं, फिर अगले पार्ट पे चलते हैं। मेन वर्ब के मुख्यतः 5 रूप होते हैं, तो हम यहां से शुरू करते हैं। 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये हमारा हो गया 5। मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो पहले रूप में क्या मिलेगा आपको, यस या ईएस मिलेगा। दूसरे रूप में हमने रखा है आईएनजी को, आपने पढ़ा होगा तो हो सकता है ईएस या ईएस और आईएनजी लास्ट में दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कहीं पर भी लिख लो, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वो तो रहती ही है। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, और इसको हम कहेंगे सेकेंड फॉर्म, और इसको कहेंगे थर्ड फॉर्म। अब कुछ ऐसी मेन वर्ब ले लेते हैं जिन पर इनको अप्लाई करके देखते हैं, फर्स्ट सेकंड और आईएनजी और एस या ईएस को। चलो, एक हमने लिया है गो, सबसे सिंपल यही लगती है, तो इसलिए गो का हो जाएगा गोज। इस यहाँ पे हो जाएगा GOING गोइंग, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा GO गो, और सेकंड में हो जाएगा WENT वेंट, और थर्ड फॉर्म में हो जाएगा GONE गोन। ओके, आगे लिखते हैं हम, किसी एक और मेन वर्ब को ले लेते हैं। चलो, दूसरी, ये पहली हो गई, और दूसरी मेन वर्ब हम लिखते हैं से को लेते हैं, SAY, से का मतलब होता है कहना, सेज। फिर सेइंग, SAYING सेइंग, फिर से, SAY, और से का यहां पर हो जाएगा से, सैड, SAID, और यहां पर भी हो जाएगा SAID। और आगे तीसरा हो जाएगा आपका, वो है आपका, मान लीजिए हमने लिखा है राइट, WRITES राइट्स, और राइटिंग, WRITING राइटिंग, यहां पर हो जाएगा राइट, WRITE राइट, यहां पर हो जाएगा रिटन, रोट, WROTE रोट, और यहां पर हो जाएगा रिटेन, WRITTEN रिटेन। एक और ले लेते हैं ईट, चौथी ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं ईट को, EATS ईट्स, फिर ईटिंग, EATING ईटिंग, फिर यहां पर आ जाएगा ईट, EAT, फिर यहां पर हो जाएगा एट, ATE, और यहां पर हो जाएगा ईटेन, EATEN। ये कुछ होता है हमारी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के ये 5 रूप होते हैं। ठीक है, ये आपको आगे पढ़ने, जब टेंस पढ़ाएंगे तब ये सारे रूप अपने आप याद हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब के 2 पार्ट भी हैं। इस मेन वर्ब के 2 पार्ट कौन कौन से हैं, तो मेन वर्ब के जो पहला पार्ट है वो है ट्रांसिटिव वर्ब। पहला पार्ट जो है मेन वर्ब का, जो पहला पार्ट है वो है ट्रांसिटिव वर्ब, TRANSTIVE ट्रांसिटिव वर्ब। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज ए ट्रांसिटिव वर्ब। जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, द वर्ब
which can takes an object is an object is a transitive verb। ये एक आपको डेफिनेशन दे दी है, और भी है बहुत सारी डेफिनेशन, तो एक और भी डेफिनेशन दी गई है, तो लिखेंगे ए ट्रांसिटिव वर्ब इज दैट which required the object। जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलो, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज ए ट्रांसिटिव वर्ब। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो ट्रांसिटिव वर्ब है वो क्या रखती है? एक ऑब्जेक्ट उसके पास रहता है। मतलब वर्ब लिखेंगे फिर उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, उसी पर वो वर्ब काम करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। और नीचे वाली डेफिनेशन में कह रहा है ए ट्रांसिटिव वर्ब इज दैट विच रिक्वायर्ड, जिसको जरूरत पड़ती है। रिक्वायर्ड का मतलब है जरूरत पड़ना, जरूरत। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरत पड़ना या जरूरत पड़ती है। रिक्वायर का मतलब होता है जरूरत। द ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की या उद्देश्य की जरूरत पड़ती है, वही क्या होती है? ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट। तो जो क्रिकेट है वो क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और ये क्या हो गई अब ये मेन वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब का कौन सा पार्ट है? कौन से पार्ट में रहेगी? तो ये रहेगा ट्रांसिटिव वर्ब में। इसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और ये जो क्रिकेट है ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? अब ये ट्रांसिटिव वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यू हैव हेल्प्ड माई फैमिली। यू हैव हेल्प्ड माई फैमिली। यू हैव हेल्प्ड माई फैमिली। तो यहां पर यू हैव हेल्प्ड ये आ गई। ये क्या है? ये ट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके आगे ये ऑब्जेक्ट दिया है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये भी यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम जो ये वाली है दोनों हैं, तो दोनों मेन वर्ब ही, लेकिन पार्ट कौन सा है? कौन से पार्ट की हैं? ये ट्रांसिटिव वर्ब हैं भैया। ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब हैं। इतना याद रखना, जिसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया रहे, जिस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब में ठीक इसका उल्टा रहता है कि जिस मेन वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, उसे क्या कहेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब। तो दूसरा पार्ट इसका उल्टा है, सीधे सीधे। चलो उसको भी देख ले हैं।
इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है या ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे आगे देखते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये बी वाला पार्ट है, INTRANSTIVE, इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब होती है टेक्स नो ऑब्जेक्ट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। नो टेक्स एन ऑब्जेक्ट और अथवा नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड वाली एक डिफिनेशन थी, तो यहां पर भी वही है, नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको, क्या बुलाते हैं इनको? इंट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन है ये मेन वर्ब ही, मेन वर्ब है। अंतर सिर्फ इतना है, जिसके आगे, जिस मेन वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हम ट्रांसिटिव वर्ब, और जिसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए उसको कहेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। देखो यहां पर लिखा भी है, नो टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इसको, नॉट रिक्वायर्ड, नहीं जरूरत है, टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब। चलो अब कुछ देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख दें हम आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, तो ये जो हो गई है, ये क्या हो गई? ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब है आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, क्या पी रहा हूं, ये तो यहां पर बताया ही नहीं गया। क्या पी रहा हूं? पानी पी रहा हूं, चाय पी रहा हूं, कॉफी पी रहा हूं, शरबत पी रहा हूं, क्या पी रहा हूं? कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं। लेकिन यहां पर कुछ नहीं बताया जा रहा है कि हम क्या पी रहे हैं, हम पी रहे हैं खाली बस। तो यहां पर आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, क्या पीता हूं नहीं पता, ठीक। तो इसके आगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब। अगला देखो एग्जाम्पल, आगे दिया है ही ईट्स, तो इसका मतलब है वह खाता है। क्या खाता है? क्या खा रहा है भाई? करेला खा रहा है, भिंडी खा रहा है, तुरई खा रहा है, नहीं पता है हमें। और जब नहीं पता है ऑब्जेक्ट हमें क्या खा रहा है, यही तो नहीं पता है, तो इसीलिए ये वाली जो वर्ब है, ये वाली, ये क्या कहलाएगी? आपकी है मेन वर्ब ही, लेकिन कहलाएगी क्या? इंट्रांसिटिव। बस इतना ही है हमारा वर्ब के बारे में। और एक और इसमें सीजन आता है, इसमें एक और टर्म जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो डबल ऑब्जेक्ट के साथ रहती हैं, कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब जो होती हैं, कुछ ऐसी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं जिनके पास डबल क्या होता है? डबल ऑब्जेक्ट रहता है। तो डबल ऑब्जेक्ट वाली भी देखो, लेकिन वो रहती किसमें है? ट्रांसिटिव वर्ब में होता है, इंट्रांसिटिव में नहीं, क्योंकि यहां तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है,
तो जब बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट नहीं है तो डबल डबल सिंगल डबल का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन वहां पर जो हमने अभी पीछे पढ़ा हुआ था ट्रांसिटिव वर्ब, वहां पर ऑब्जेक्ट होता है। जब वहां ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो कुछ ऐसी भी ट्रांसिटिव वर्ब हैं जो क्या होती हैं, डबल ऑब्जेक्ट के साथ रहती हैं। तो लिखेंगे ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब विद डबल ऑब्जेक्ट। जिनके पास जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य होता है, वो दो दो रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा देते हैं। राम गेव मी ए बुक, राम गेव मी ए बुक। तो यहां पर लिखेंगे राम गेव मी ए बुक। एक और लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये आपको बता रहे हैं, वैसे आता है ये भी, आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, बुक में भी मिलता है, हर जगह मिलता है। चलो दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं। ही टोल्ड सी bought a toy for her child। आगे एक और सेंटेंस लिखता हूं ऐसे ही। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय ए शर्ट। आगे एक और देखते हैं। रीता गेव सीता, शीला लिख लो। रीता गेव शीला ए न्यू पेन। ठीक है, अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट दो दो मिलेंगे तुम्हें हर सेंटेंस में। जैसे राम गेव मी, मी जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, और क्या दिया है, ए बुक, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो जो मी वाला ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट है, इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, IND इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये चीज दी जा रही है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहां देखो, और तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो ऑब्जेक्ट हैं भैया, और ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर इंट्रांसिटिव होती तो यहां पर ये और ये कुछ नहीं होता, ये सिंगल भी नहीं रहता। अगर सिंगल है तो इसका मतलब है ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन डबल है तो ट्रांसिटिव वर्ब है विद डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे यहां देखो, सी बॉट उसने खरीदा, ए टॉय एक खिलौना, फॉर हर चाइल्ड अपने बच्चे के लिए। तो ये जो ए टॉय ये भी है, फॉर हर चाइल्ड ये भी है। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए खरीदा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये खिलौना खरीदा है अपने बच्चे के लिए। और ये टॉय क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे इसमें भी देखो, मैं जा रहा हूं कहां, मार्केट, बाजार को। तो ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और किस लिए, बाई ए शर्ट। यहां पर देखो दो दो
मुख्य क्रियाएं भी हैं, मेन वर्ब भी डबल है, गोइंग भी है, बाई भी है। ये बाई सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, क्योंकि पहले जाऊंगा उसके बाद ही तो खरीदूंगा, जब जाऊंगा ही नहीं तो खरीदूंगा क्या। तो पहला है गोइंग जो है वो प्राइमरी वर्ब है, लेकिन है कैसी, ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, टू मार्केट है, ए शर्ट है। ये जो बाई है ये भी आपकी, ये जो बाई है ये भी आपकी वर्ब है और ये भी आपकी वर्ब है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है, ये प्राइमरी वर्ब है, ये सेकेंडरी वर्ब है। चलिए आगे, सीता गेव शीला, सीता रीता गेव शीला, रीता ने दी शीला को क्या दिया, ए न्यू पेन, एक नया पेन। ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये वाला क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए, रीता के लिए। ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारी है ट्रांजिटिव वर्ब। डबल ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। और सेकंड पार्ट को कवर, इसका जो बी वाला सेक्शन है उसको कवर करते हैं। बी वाला सेक्शन है हमारा, जिसको हम, जो हमारी वर्ब है जो बी वाली है उसको हम सेकेंडरी वर्ब भी कह सकते हैं, या उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो ये अब हम पढ़ेंगे बी वाले को। उसका भी बहुत महत्व होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है। वो हमें आप कमेंट में करके बताएंगे कि किसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो ये बी वाला पार्ट है, इसमें लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या इसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, ये सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया का क्या काम रहता है, नाम से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस में क्या काम करती है, सहायता प्रदान करती है, सहायक होती है। ये वाक्य को जब भी बनाते हैं तो ये सहायता करती है उसमें। चलिए, अब सहायक क्रिया जो होती है वो उसके वो है टोटल कितनी। वैसे सहायक क्रिया जो है, जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, वो टोटल 24 हैं। मैं बता रहा हूं, आपको नहीं याद आएगा, वैसे भी आपको याद हो जाएगा। फिलहाल ये सारी टेंस में प्रयोग की जाती हैं, तो मैं बता रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं यहां नोट करूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं। पहले नंबर में हो गया एम, एम, हैव, मे, इज, हैज, माइट, आर, हैड, शैल, वाज, ought, 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 फिर will, फिर where, were, जिसको WERE, should, 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 फिर would, WOULD, ये shall और will के थर्ड फॉर्म है एक तरीके से। shall का should है और will का would है। फिर do, फिर must, फिर need, need का मतलब है आवश्यकता, और फिर डज, डू डज, आपको पता होगा। फिर उसके बाद कैन, कैन का मतलब होता है सकना या सकता है। जैसे कोई सेंटेंस बोलता है कि मैं यह काम कर सकता हूं, तो वहां पे कैन आता है, कैन। डेयर, फिर उसके बाद में डिड, डू का पास्ट है डिड, डू का पास्ट डिड है। फिर कुड, ये कैन का है, ये कैन का पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, जिसको हम कहते हैं कुड।
और यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब है जैसे मैं कहूं कि मुझे पढ़ाना पड़ता है तो हम क्या बोलेंगे, आई यूज्ड टू रीड। या मैं कहूं मुझे रोज लिखना पड़ता है तो यहां पर हो जाएगा आई यूज टू राइट डेली, मुझे रोज लिखना पड़ता है। या मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई यूज टू कुक द फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है या खाना पकाना पड़ता है। तो यूज टू वहां यूज होता है। तो ये कुछ 24 थी टोटल, और ये हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है कुछ ऐसी भी हमारी जो क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उनमें भी होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 है। अच्छा, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। चलो, निम्नलिखित ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं कभी कभी। देखो, ऑक्सिलरी जब मेन वर्ब का काम कब करती हैं, तो पहले लिखेंगे यहां पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, रेखा हैज ए कार। अब देखो इस वाक्य में देखो, रेखा हैज ए कार। रेखा हैज मतलब रखती है या पास है, ए कार रेखा के पास एक कार है या रेखा एक कार रखती है। तो ये जो हैज है ये किसका काम किया है, इसने यहां पर मेन वर्ब का काम किया है। अब ठीक है, अगर हम इसी को देखें, इसी का हम दूसरा रूप लिखें तो यहां पर हो जाएगा रेखा हैज गॉन। अब देखो ये क्या है, ये मेन वर्ब है, गो का गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म है। और रेखा हैज गॉन, रेखा जा चुकी है, हैज लगा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव रहता है। ठीक है, तो ये जो रेखा है वो रेखा हैज गॉन, तो हो जाएगा रेखा जा चुकी है, रेखा जा चुकी है। तो ये जो हैज आया है अब ये आया है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। यहां पर मेन वर्ब था, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, ही इज ए स्टूडेंट। ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। अब इसका दूसरा रूप, अब जो इज है इसने काम किया है हेल्पिंग वर्ब का, इसने काम किया है हेल्पिंग वर्ब का या ऑक्सिलरी वर्ब का। ठीक है, चलो, इसने यहां पर जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, या हेल्पिंग वर्ब कह लो या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब भी है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इज को ही नहीं, बाकी और भी जितने हैं सारी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही हैं, हेल्पिंग वर्ब ही ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब हैं। सीधी बात है। तो आप चाहे ऑक्सिलरी वर्ब को चाहे हेल्पिंग वर्ब को, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो आगे देखते हैं, इसी के हिसाब से एक और सेंटेंस बनाते हैं। तो यहां पर
अगला सेंटेंस है सॉरी, यहाँ पे है मेन वर्ब का काम करेगा। जो इज है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। अच्छा, जैसे ही इज ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, इज का काम है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम कहें ही इज ईटिंग, तो अब क्या होगा? ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, वह खा रहा है। अब ये काहे का काम कर रही है? अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है या ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कहो या ऑक्सिलरी वर्ब कहो, दोनों सेम है। चलो थोड़ा सा और भी देखते हैं। वर्ब जो होते हैं उनको दो जो मेन वर्ब है उसके दो पार्ट हैं। अभी तो हम लोग किसको पढ़ रहे थे? ऑक्सिलरी वर्ब को। अब मेन वर्ब के भी दो पार्ट हैं। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को भी। हमें कुछ ज़्यादा कहना आता नहीं है, लाइक सब्सक्राइब हमारी आदत नहीं है कहने की, तो आज हमने सोचा कह देते हैं चलो। लेकिन हमें लग रहा है कि आदत हमें बनानी पड़ेगी। हमने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो ज़रूर कहते हैं, तभी लोग उनको लाइक और उनका चैनल सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन हमने सोचा हम नकल नहीं करेंगे किसी की, तो हमने सोचा चलो नहीं कहेंगे किसी से, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमने नहीं कहा शायद कहने पर ही लाइक और सब्सक्राइब करके जाओगे। अगर वीडियो पूरा देखोगे तो जानकारी अच्छी लगेगी ही, अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।